थ्योरी ऑफ मशीन। आज हम आपके यूनिट नंबर 1 पर डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन, सिंपल मैकेनिज्म। चैप्टर का नेम है आपके सिंपल मैकेनिज्म। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरी ऑफ मशीन की डेफिनेशन। थ्योरी ऑफ मशीन क्या होती है? थ्योरी ऑफ मशीन मे बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस which deal with the study of relative motion between various parts of a machine and force which act on them। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपके ये मशीन होती है वो डिफरेंट पार्ट्स से मिलके बनती है। इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स को आपस में नंबर ऑफ पार्ट्स के कॉम्बिनेशन से हम मशीन का निर्माण करते हैं। अब ये मशीन में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो थ्योरी ऑफ मशीन में इन डिफरेंट पार्ट्स की मोशन की स्टडी की जाती है। मोशन स्टडी की जाती है एक तो आपके इसमें, और सेकंड नंबर पर आपके इसमें फोर्स की स्टडी की जाती है। फोर्स स्टडी, मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में, और डिफरेंट यानी अलग अलग पार्ट्स पे जो फोर्स कौन कौन से कार्य कर रहे हैं उसके बारे में हम देखते हैं उसमें फोर्स स्टडी में। ओके, तो इसीलिए थ्योरी ऑफ मशीन की हमें डेफिनेशन हुई कि थ्योरी ऑफ मशीन में बी डिफाइन एज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ ए मशीन। कि आपके एक मशीन के जो वेरियस पार्ट्स है उसमें रिलेटिव मोशंस क्या है उसके बारे में स्टडी करता है, एंड द फोर्स विच एक्ट ऑन देम, और उस पार्ट्स पर कौन कौन से फोर्स कार्य कर रहे हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। उसके आगे हम देखते हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स। तो टर्म मेनली डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। थ्योरी ऑफ मशीन को हम जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं, और सेकंड पार्ट में हम फोर्स को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हम फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं हम काइनेमेटिक्स, और सेकंड में हम फोर्स को कंसिडर करते हुए जो इसको डिवाइडेशन करते हैं उसको बोलते हैं डायनेमिक्स। तो हम जब फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं तब उस पार्ट को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स, और इस काइनेमेटिक्स के अंदर हम ओनली मोशन की स्टडी करते हैं, ओनली मोशन स्टडी, क्योंकि इसमें फोर्स को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं इसलिए मोशन की स्टडी करते हैं। और मोशन की स्टडी के अंदर हम देखते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, विस्थापन कितना हुआ है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसका एक्स वेलोसिटी कितनी होगी, आपके वेलोसिटी कितनी होगी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन। वेलोसिटी दैट्स मीन आपका वेग कितना होगा और इसका त्वरण कितना होगा। तो इन 3 के बारे में हम इसमें काइनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं, यानी मोशन की स्टडी करते हैं। और जब हम फोर्स को कंसीडर करते हैं तो उसको जब डायनेमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, फोर्स की स्टडी करते हैं, ओनली फोर्स की स्टडी करते हैं। डायनेमिक्स में फोर्स की स्टडी करते हैं। अब फोर्स की स्टडी हम करते हैं, और इस डायनेमिक्स को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है काइनेटिक्स, सेकंड है स्टैटिक्स। काइनेटिक्स के अंदर क्या होता है, आपके जो आपकी मशीन है, मशीन जो है वो मोशन की कंडीशन में होती है, गतिशील अवस्था में होती है, और स्टैटिक्स में आपकी मशीन जो है वो रेस्ट कंडीशन में होती है, गतिशील अवस्था में नहीं होती है। उस कंडीशंस में आपके कौन कौन से फोर्स इस पर कार्य करते हैं वो हम स्टैटिक्स में देखते हैं। और जब आपकी मशीन जो गतिशील अवस्था में होती है तब इसके डिफरेंट पार्ट्स पे कौन कौन से फोर्स कार्य कर रहे हैं, कौन कौन से बल इसके ऊपर कार्य करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। आगे इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हमने देखा था कि थ्योरी ऑफ मशीन में काइनेमेटिक्स वह ब्रांच है जिसके अंदर हम फोर्स की कैलकुलेशन नहीं करते हैं, फोर्स को हम कंसिडर नहीं करते हैं, उसका अध्ययन हम नहीं करते हैं। इसमें ओनली मोशन की स्टडी की जाती है। तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ द ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन विच डील विथ द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए मशीन विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स कॉजिंग सच मोशन। किस फोर्स के कारण ये मोशन जनरेट हो रहा है उसको हम कंसिडर किए बिना ही हम ओनली डिफरेंट पार्ट्स पर के रिलेटिव मोशंस की स्टडी करते हैं। रिलेटिव मोशंस के अंदर क्या क्या आते हैं आपके, हम विस्थापन की कैलकुलेशन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की, हम वेलोसिटी का अध्ययन करते हैं, और हम एक्सीलरेशंस का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आपकी डायनेमिक्स।
डायनेमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं, फोर्स की स्टडी करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन विच डील विद द स्टडी ऑफ द फोर्स एंड दियर इफेक्ट्स विच एक्टिंग अपॉन द मशीनिंग पार्ट्स इन मोशन। जब आपकी मशीन जो है गतिशील अवस्था में होती है, तब इसके डिफरेंट पार्ट्स पर कौन कौन से फोर्स कार्य कर रहे हैं, फोर्स, इसको बल कहते हैं, कौन कौन से फोर्स जो है आपके कार्य करते हैं पार्ट्स के ऊपर, उसके बारे में हम कैलकुलेशन करते हैं। और डायनेमिक्स में भी सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। डायनेमिक्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है स्टैटिक्स दैट्स मीन आपकी जो ये मशीन है वो रेस्ट कंडीशन में है, वो गतिशील अवस्था में नहीं है। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ फोर्स व्हेन बॉडी स्टेशनरी। यहाँ पे बॉडी से मीन है आपकी मशीन, है ना, बॉडी से मीन है यहाँ पे मशीन। तो जब आपकी बॉडी या मशीन जब रेस्ट कंडीशन में है, तब हम जो फोर्स का अध्ययन करते हैं वो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। ओके, उसके बाद हम देखते हैं काइनेटिक्स में क्या होता है, आपकी जो मशीन है वो मोशन कंडीशन में होती है, आपकी जो ये मशीन है वो मोशन कंडीशन में होती है और हम फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं, कंडीशन में होती है। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स। ये काइनेटिक्स क्या है कि हमने डायनेमिक्स को 2 पार्ट्स में तोड़ा है, तो उसकी एक ब्रांच है। ओके, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ फोर्स, इसमें फोर्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं व्हेन द बॉडी इज़ मोशन। जब आपकी बॉडी जो है या मशीन जो है वो रनिंग कंडीशन में हो, उस दौरान आपकी मशीन पर कौन कौन से फोर्स कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में हम काइनेटिक्स के अंतर्गत, काइनेटिक्स ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म, कि मैकेनिज्म क्या होता है। द नंबर ऑफ बॉडीज आर असेंबल्ड इन सच ए वे दैट द मोशन ऑफ कॉज कंस्ट्रेंट एंड प्रिडिक्टेबल मोशन टू द पार्ट्स, इट्स नॉन एज मैकेनिज्म। कि नंबर ऑफ बॉडीज़ को मिला करके या नंबर ऑफ बॉडीज़ की असेंबली से हमें मैकेनिज्म प्राप्त होती है, और इसमें किसी भी एक पार्ट्स को मोशन देने पर, किसी भी एक पार्ट्स को अगर हम मोशन दिया जाए, तो हमें उस मैकेनिज्म से एक प्रिडिक्टेबल, जो आपने पहले से डिफाइंड मोशन हमें प्राप्त होता है, उसको हम मैकेनिज्म कहते हैं। इट ट्रांसमिट एंड मॉडिफाइज मोशन। ये मैकेनिज्म जो है, एक मैकेनिज्म लाइक ये आपके मैकेनिज्म है, तो ये आपके मैकेनिज्म में आपके मोशन को ट्रांसमिट कर सकती है, मोशन को ट्रांसमिट कर सकती है या फिर मॉडिफाइड कर सकती है। ट्रांसमिट से मीन होता है कि आपको नंबर ऑफ बॉडीज या नंबर ऑफ पार्ट्स को असेंबलिंग करके हम एक मैकेनिज्म का निर्माण कर रहे हैं। तो किसी भी एक पार्ट्स को हम मोशन दे रहे हैं, और वो मोशन आगे से फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट में मोशन ट्रांसमिट होता है, और सेकंड से थर्ड पार्ट में वो मोशन ट्रांसमिट होता है। और लाइक एक अगर टोटल 4 पार्ट्स को कनेक्ट करके हमने एक मैकेनिज्म का निर्माण किया है, तो हम इनपुट हम अगर फर्स्ट इनपुट मोशन अगर हम पहले पार्ट को देते हैं, तो इस फाइनल पार्ट जो 4th नंबर का आपका पार्ट है, उस पर हमको आउटपुट मोशन प्राप्त होता है, यानी कि ये मोशन को ट्रांसमिट करता है। मॉडिफाइड से मीन होता है कि मॉडिफाई क्या होता है कि जैसे आपने किसी एक पार्ट्स को अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन देते हैं या रोटरी मोशन देते हैं, तो ये उसको मॉडिफाइड करके उसको ट्रांसलेटरी या फिर रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर देता है। दैट्स मीन मॉडिफाई, उसको मोशन को मॉडिफाई कर देता है। तो आपके मैकेनिज्म जो है वो मोशन को ट्रांसमिट भी कर सकता है और मॉडिफाइज भी कर सकता है। ओके, इसके बाद हम आगे देखते हैं मशीन क्या है। तो ए मशीन इज ए मैकेनिज्म या ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म विच ए parts also transmit and modifies the available mechanical energy into some use kind of desired work। तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ बॉडीज़, जब नंबर ऑफ बॉडीज़ से हम एक मैकेनिज्म का निर्माण करते हैं, और नंबर ऑफ मैकेनिज्म या नंबर ऑफ मैकेनिज्म का यूज करते हुए, कॉम्बिनेशन का यूज करते हुए हम एक मशीन का निर्माण करते हैं। तो
हम कह सकते हैं कि एक मैकेनिज्म है, एक मैकेनिज्म ही एक मशीन है, लेकिन अगर मैकेनिज्म आपके इनपुट एनर्जी को कन्वर्ट कर सके, वो आपके डिजायर्ड यूजफुल वर्क, तो हम कुछ उसमें आपके मैकेनिज्म में कुछ अरेंजमेंट करते हैं और उस अरेंजमेंट की सहायता से उसको हम एक यूजफुल कार्य के लिए हम उपयोग में लेते हैं। मैकेनिज्म को जब हम किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए उपयोग में लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं मशीन। यह हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक मैकेनिज्म को एक मशीन बनाया जाता है, कि केवल मैकेनिज्म जो है ओनली आपके मोशन को ट्रांसमिट कर सकता है या मोशन को मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन जो मशीन है, मशीन आपके मोशन को तो ट्रांसमिट करेगी ही, लेकिन उस जो मोशन को जो ट्रांसमिट हो रहा है उससे हम कुछ यूजफुल कार्य करते हैं। दैट्स मीन आपके पास जो अवेलेबल एनर्जी है, मोशन के साथ आपको अवेलेबल जो एनर्जी है, उस एनर्जी का भी हम यूज करते हैं और आउटपुट पर हमें कुछ उसका यूज करते हुए कुछ यूजफुल कार्य करते हैं। एनर्जी को यूजफुल वर्क में जब कन्वर्ट कर देता है उसको बोलते हैं, वो मैकेनिज्म एक मशीन, उसी मैकेनिज्म को हम एक मशीन के रूप में कहते हैं। आगे हम देखते हैं किस तरीके से मशीन की आपकी यहाँ देखते हैं, ए मैकेनिज्म इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए मशीन, कि एक जो आपके मैकेनिज्म की मैकेनिज्म से ही मशीन का निर्माण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक जो मैकेनिज्म है वो एक मशीन की फंडामेंटल यूनिट्स होती है। इसकी सेकंड डेफिनेशन होती है, ए मशीन इज ए डिवाइस विच रिसीव एनर्जी एंड ट्रांसफर इट फ्रॉम सम यूजफुल वर्क, कि एक मशीन जो है अवेलेबल एनर्जी को यूजफुल वर्क में जब ट्रांसमिट करती है तो उसको हम, उस डिवाइस को हम मशीन कहते हैं। ओके, तो आपको ये मैकेनिज्म ओनली मोशन का ट्रांसमिट करती है या मोशन को मॉडिफाई करती है, और मशीन जो है मोशन के साथ साथ आपके अवेलेबल एनर्जी का को भी ट्रांसमिट करते हुए यूजफुल वर्क में यूज लेती है। ओके, देन हम देखते हैं टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स, कितने प्रकार के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो 3 टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स मोशन। पहला है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इसमें क्या होता है कि व्हेन मोशन बिटवीन 2 एलिमेंट्स ऑफ ए पेयर इन सच ए डिफाइन या सिंगल डायरेक्शन इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, इट्स नॉन एज कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, कि जब एक पेयर के बीच में, जब 2 एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होती हो, चाहे फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग रहे हो, चाहे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लग रहे हो, चाहे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लग रहे हो, एक्सियल डायरेक्शन में उस पर फोर्स अप्लाई हो रहे हो, यानी वो फोर्स की डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करते हो। वो उनका जो पेयर है उन दोनों के बीच में जो गति है या जो मोशन है वो सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में होता हो, वो फोर्स की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं हम कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इसको हम डायग्राम्स में देखते हैं। देखिए, जैसे आपके पास ये कोई बियरिंग है और इसके अंदर आपके पास ये कोई एक शाफ्ट है। अगर इन शाफ्ट के ऊपर, ये शाफ्ट जो है आपके कंटिन्यूसली रोटेट हो रही है, ठीक है, ये शाफ्ट आपके रोटेट हो रही है। अगर हम इसके ऊपर कॉलर्स का यूज किया जाए, अगर यहाँ पर हम कॉलर्स का यूज करते हैं, तब ये शाफ्ट ओनली एंड ओनली रोटेट होगी, रोटेटिंग बॉडी बन जाती है ये शाफ्ट आपके। और इस पर जो फोर्स है, अगर फोर्स इसमें चाहे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगाओ, चाहे कोई इंक्लाइन प्लेन पे लगाओ, या फिर आप एक्सियल डायरेक्शन में लगाओ, ये शाफ्ट ऑलवेज रोटेट होगी। ओके, इसी तरीके से हम सेकंड देखते हैं, ये स्लाइडिंग पेयर इन होलो प्रिज्म। इसके अंदर भी आपकी जो ये प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर आयताकार जो प्रिज्म है, उसकी जो गति है ये टू एंड फ्रो टाइप, यानी कि आगे और पीछे स्लाइडिंग मोशन ही होगा, ये कभी रोटेट नहीं होगा, चाहे आप फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगाओ। ठीक है, तो जब आपके एक पेयर के बीच में जो आपके रिलेटिव मोशन है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होते हो, वो फोर्स की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन किसको बोलते हैं वो देखते हैं। व्हेन द मोशन बिटवीन 2 एलिमेंट्स ऑफ ए पेयर इज पॉसिबल इन मोर देन वन डायरेक्शन एंड डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, इट इज़ नॉन एज द इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशंस में हम देखते हैं बाय द डेफिनेशन कि जब एक पेयर्स यानी कि 2 एलिमेंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन जो है उसकी लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती हो, तब हम इसको इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं।
जैसे इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, तो लास्ट एग्जांपल हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कि लाइक एक शाफ्ट आपके बियरिंग है, बियरिंग के अंदर आपके देखते हैं कि ये कोई एक शाफ्ट है और ये शाफ्ट जो है रोटेट भी हो सकती है और ये स्लाइडिंग मोशन भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे कॉलर्स का यूज नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब हम कॉलर का यूज नहीं करते हैं तब ये शाफ्ट जो है स्लाइडिंग मोशन के लिए भी फ्री होती है, ये रोटेट भी कर सकती है, यानी ये रोटेशन भी कर सकती है जब इस डायरेक्शन से फोर्स होगा, और ये स्लाइडिंग मोशन कर सकती है जब इसमें एक्सियल डायरेक्शंस के अंदर भी फोर्स होंगे। तो मे बी स्लाइड और मे बी रोटरी, ओके, डिपेंड ऑन फोर्स। जब फोर्स की डायरेक्शन पे जब डिपेंड करती है उसको हम इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। तो बोथ मोशन इंडिपेंड टू ईच अदर, दोनों ही जो फोर मोशन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। अब हम देखते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशंस। तो अब सबसे पहले तो हमने देखा था कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, उसके बाद हमने देखा था इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। अब देखते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, इसकी डायरेक्शन डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन मोशन बिटवीन टू एलिमेंट्स ऑफ ए पेयर is possible in more than one direction but is made to have motion only one direction by using some external means, it is called successfully constrained motion। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जब किसी भी एक पेयर यानी दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन एक से ज़्यादा डायरेक्शन में हो सकता है, बट हम किसी बाह्य स्रोतों की सहायता से या बाह्य एक्सटर्नल मैकेनिकल इक्विपमेंट की सहायता से उसकी जो डायरेक्शन, जो मोशन की जो डायरेक्शन है उसको एक सिंगल डायरेक्शन में हम कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। यानी कि दो आपके एक पेयर के बीच में जो रिलेटिव मोशन एक से ज़्यादा डायरेक्शन में हो सकता है, बट हम किसी एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स का यूज करते हुए हम उसकी जो मोशन की डायरेक्शन है उसको ओनली एक सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। जिसके लिए हम देखते हैं ये फुट स्टेप बियरिंग, आपके पास ये देखिए फुट स्टेप बियरिंग है और इसके अंदर आपके पास ये एक बियरिंग है फुट स्टेप बियरिंग। हम इसके अंदर देखते हैं कि ये बियरिंग आपके इस तरीके से, ये शाफ्ट जो है रोटेट भी हो सकती है और ये शाफ्ट इस डायरेक्शन में स्लाइडिंग मोशन भी कर सकती है। लेकिन हम यहाँ पर एक लोड अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर लोड अप्लाई करते हैं तो अब आपके ये शाफ्ट जो है इस डायरेक्शन में स्लाइडिंग मोशन नहीं कर सकती है। ये आपके जो शाफ्ट है अब ओनली एंड ओनली रोटेट करेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शाफ्ट की जो मोशन है वो टोटल दो मोशन थे, लेकिन हमने लोड अप्लाई करके एक्सियल डायरेक्शन में इसकी शाफ्ट की डायरेक्शन को हमने ओनली रोटेटिंग यानी कि एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इसको बोलते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। एंड पिस्टन इन सिलेंडर्स में भी देखते हैं हम, जिस तरह से ये आपके कोई सिलेंडर है और इसके अंदर ये पिस्टन है। ये पिस्टन जो है आपके रोटेट भी हो सकता है और कनेक्टिंग रॉड के साथ स्लाइडिंग मोशन भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर पिस्टन रिंग्स का यूज़ करते हैं, ये इसकी रोटेशनल जो मोशन है उसको अरेस्ट कर लेता है, उसको रोक देता है, और ये आपके जो पिस्टन और सिलेंडर है उसमें जो मूवमेंट है, जो मोशन है, वो ओनली ट्रांसलेटरी मोशन होता है, स्लाइडिंग मोशन होता है। अतः हमारे पास टोटल दो मोशन थे, उस दो मोशन को हमने एक मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं बाय पिस्टन रिंग्स। तो ये भी आपके एक एग्जांपल है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन का। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे टोटल दो एग्जांपल, एक तो फुट स्टेप बियरिंग एंड पिस्टन इन सिलेंडर, आपके दो एग्जांपल्स हुए। पिस्टन पिंग के कारण सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, नो रोटरी मोशन। तो हम और थर्ड आपके एग्जांपल है वाल्व ऑफ आईसी इंजन इन केप्ट ऑन द सीट बाय द फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग। ओके, तो इस तरीके से आपके टोटल 3 एग्जांपल्स है।